Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. In last lecture, we have studied about Engler and Prandtl's system of classification. As you know, Engler and Prandtl's system of classification is a phylogenetic system of classification. यानी उन्होंने डार्विन की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसको आधार मानकर प्लांट ग्रुप्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। विकासवाद में कौन से प्लांट ग्रुप्स पहले आए, कौन से बाद में ओरिजिनेट हुए, कौन से ग्रुप्स जो हैं वो किन प्रिमिटिव ग्रुप्स द्वारा ओरिजिनेट हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। इसीलिए इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम पोस्ट डार्विनियन एरा का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मानते हैं। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बरस तक काम करके और अपना सिस्टम बनाया और उसको 20 वॉल्यूम में पब्लिश किया। डाइनेचरलिचन फ्लेंजन फैमिलियन के नाम से 20 वॉल्यूम आए थे उसके। और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे तो नेचुरली ये जर्मनी में है बुक। जो पहले का काम है वो एंगलर का अकेले का काम है। एंगलर ने बाद में प्रेंटल के साथ मिलके इस वर्क को रिवाइज किया और रिवाइज्ड वर्क को उन्होंने सिलेबस डर फ्लेंजन फैमिलियन के नाम पर पब्लिश करवाया था, जो एक बल्कि वॉल्यूम में था, बड़े वॉल्यूम में था। उन्होंने टोटल प्लांट किंगडम को, मतलब फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स, उस समय तब प्लांट किंगडम में ही मानी जाती थी। अब तो हम एल्गी फंजाई को अलग से रखते हैं। हमने जब नोमेनक्लेचर पढ़ा था तब इस बात को पढ़ा भी था। तो उन्होंने एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म्स तक बेसिकली उन्होंने 14 डिविजन्स बनाए थे और जो 14th डिवीज़न था जो एम्ब्रियोफाइटा नाम से था, उसमें उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों को प्लेस किया था। अब यहाँ इनके क्लासिफिकेशन की ये मेरिट देख लीजिए, ये अच्छाई देख लीजिए, ये ब्यूटी देख लीजिए कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में से हटा के आगे रख दिया। दरअसल एंगुलर प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन है वो आधारित है आइक्लर के क्लासिफिकेशन से, जो 1875 में आया था। दैट वाज आल्सो अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो शुरुआत के फाइलोजेनेटिक सिस्टम आए थे उनमें था वो, और कुछ पार्ट उनका डीजुसे के क्लासिफिकेशन से भी इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, उसका प्रभाव भी इनके क्लासिफिकेशन पर है। अब एंगलर और प्रेंटल ने जो एम्ब्रियोफाइटा में जिम्नोस्पर्म्स को अलग किया एंजियोस्पर्म्स से, और फिर एंजियोस्पर्म्स को उन्होंने बांटा मोनोकॉट एंड डाइकॉट में, मोनोकॉटिलिडनी एंड डाइकॉटिलिडनी में। अब यहाँ आप देखिए कि मोनोकॉटिलिडनी को उन्होंने डाइकॉटिलिडनी से पहले रखा, जबकि बेंथम एंड हुकर ने डाइकॉटिलिडनी को मोनोकॉटिलिडनी से पहले रखा था। यहाँ मोनोकॉट्स को पहले रखना बाद के समय में जो फाइलोजेनी पे वर्क हुआ, जो टेक्सोनॉमिस्ट्स हैं वो एग्री नहीं करते हैं। अधिकतर टेक्सोनॉमिस्ट्स का ये मानना है कि मोनोकॉट्स पहले आए, डाइकॉट्स बाद में आए। लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन का आधार था, जिन प्रिंसिपल्स के आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, उसमें उन्होंने सिंपल प्रकार के कम पार्ट्स वाले
प्लांट्स को प्रिमिटिव माना था, उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को प्रिमिटिव माना था जिसमें छोटे फ्लावर हैं, सिंपल फ्लावर हैं, कम चक्र हैं, उसमें पेरियंथ है ही नहीं, या है तो पेटल नहीं है, एक ही चक्र है केवल, कैटकिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस है, बहुत सिंपल वाला। एनिमोफिली को उन्होंने प्रिमिटिव माना, यानी कि वायु द्वारा परागण को उन्होंने प्रिमिटिव माना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को उन्होंने प्रिमिटिव माना। तो जहाँ भी सिंप्लिसिटी की, कम में, थोड़े में काम चल रहा है, उसको उन्होंने प्रिमिटिव माना, जबकि आज हम उसको रिड्यूस्ड प्रकार में लेते हैं और एडवांस्ड लेते हैं, एडवांस्ड मानते हैं। लेकिन शायद इसी आधार पर उन्होंने मोनोकॉट को पहले रखा, क्योंकि उसमें एक कॉटिलिडन पाया जाता है। डाइकॉटिलिडनी को उन्होंने बाद में रखा। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो डी कैंडोले के क्लासिफिकेशन पर आधारित था, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। और इनका क्लासिफिकेशन आइकलर और डी जुस्से का क्लासिफिकेशन भी दरअसल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उस पर आधारित है। अब अगर हम आउटलाइन देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, तो हम ये पाएंगे कि मोनोकॉट्स को उन्होंने 11 ऑर्डर्स में, 11 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया था। उसमें फैमिलीज़ हैं, और वो जो 11 ऑर्डर्स हैं उनकी शुरुआत उन्होंने पेंडेनेल्स ऑर्डर से करी थी। पेंडेनस हम जानते हैं केवड़ा है, और उन्होंने अंत किया था माइक्रोस्पर्मी से। माइक्रोस्पर्मी जिसमें ऑर्किडेसी फैमिली आती है, क्योंकि उसमें वेल डेवलप्ड फ्लावर्स हैं। ऑर्किडेसी फैमिली के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत बड़ी साइज़ के हैं, सुंदर फ्लावर्स हैं, कीट द्वारा परागित फ्लावर्स हैं, और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे सुंदर जो फ्लावर्स हैं, मतलब नेचुरली अकरिंग। हमने हाइब्रिड से बहुत सुंदर सुंदर बना दिए, वो बात अलग है, लेकिन नेचुरली अकरिंग में फ्लावर्स में अगर हम ब्यूटी देखते हैं तो हमें ऑर्किड्स में दिखाई देती है, या कैक्टस में दिखाई देती है। आज गुलाब बहुत खूबसूरत है, या डायलिया बहुत खूबसूरत है, तो उसमें तो हमने अपना काम किया है, उसको हाइब्रिड बनाया है, उसमें कुछ बदलाव किया है, मॉडिफिकेशंस किए हैं। हमने स्टेमन्स को पेटल्स में बदल दिया, तो बहुत सारे पेटल्स हो गए, नंबर ऑफ़ पेटल्स हमने बढ़ा दिए, रंग बहुत सुंदर सुंदर उसमें डाल दिए। वो सारा ह्यूमन वर्क है, ह्यूमन एफर्ट्स से हुआ है वो सब। तो उसके बाद उन्होंने डाइकॉटिलिडनी को रखा मोनोकॉटिलिडनी के बाद, और डाइकॉटिलिडनी में उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इनके क्लासिफिकेशन का, आर्चीक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। एंग्लेरियन आर्चीक्लेमाइडी इज इक्विवेलेंट टू बेंथम एंड हुकर्स पॉलीपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। हमने जब बेंथम एंड हुकर की डीमेरिट पढ़ी थी, तब हमने एक बात पढ़ी थी कि मोनोक्लेमाइडी जो ग्रुप है वो बड़ा आर्टिफिशियल प्रकार का ग्रुप है, क्योंकि मोनोक्लेमाइडी में जितनी भी फैमिलीज़ आती हैं वो सारी फैमिलीज़ कहीं ना कहीं पॉलीपेटेलियन फैमिलीज़ की रिश्तेदार हैं। दे आर द रिलेटिव्स ऑफ पॉलीपेटेलियन फैमिलीज़। अब इन्होंने ये एक स्टेप फॉरवर्ड काम किया कि उन्होंने मोनोक्लेमाइडी के रिड्यूस्ड प्रकार के फ्लावर्स को पॉलीपेटेलियन फैमिलीज़ के साथ रख दिया, यानी रिडक्शन जो है उसको उन्होंने ये नहीं माना कि यदि रिडक्शन हो गया है तो कोई बहुत दूरी आ गई, किसी ऑर्गन का रासित हो जाना उसको इवोल्यूशन में उससे बहुत दूर नहीं ले जाता है। हम साइज़ के अकॉर्डिंग तय नहीं कर सकते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड को। तो पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी को बनाकर आर्चीक्लेमाइडी बना देना उनका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ फिर वो भूल कर जाते हैं, इस बात की भूल कर जाते हैं कि उन्होंने रिड्यूस्ड प्रकार के या सिंपल प्रकार के जो फैमिलीज़ के जो ऑर्डर्स बनाए उसको उन्होंने पहले रखा आर्चीक्लेमाइडी में, प्रिमिटिव रखा डाइकॉट्स में। जैसे वर्टिसिलाटी कैजुराइनेल्स ऑर्डर भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें कैजुराइनेसी फैमिली आती है।
कैजुराइना, हम जानते हैं कैजुराइना को। पाइपरेल्स, पाइपर नाइग्रम आप जानते हैं, काली मिर्च। सेलिकेस, सेलिक्स टेट्रास्पर्मा जो हमारे आसपास मिलता है, हमारी नाल्स में मिलता है, वो फुलवारी की नाल में पाया जाता है। गैरियल्स, माइरिकेल्स, बेलेनोसिडेल्स, लीथ्रियल्स, जुगलेंडेल्स, बेटिडेल्स, जुगलेंस रिजिया जो है वॉलनट को कहते हैं, अखरोट जो है हमारा। फेगेल्स, अर्टिकेल्स, अर्टिकेल्स में जो फैमिलीज़ आती हैं उनमें मोरेसी फैमिली है। मोरेसी फैमिली यानी शहतूत वाली फैमिली, जिसमें कैटकिन प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो ये जो शुरुआत के जो ऑर्डर्स हैं, इनको कुल मिलाकर एमेंटीफेरी ग्रुप कहते हैं। एक सुपर ऑर्डर की तरह हम मान लें इसको कि एमेंटीफेरी एक ग्रुप है जिसमें ए पेटलस फ्लावर्स हैं, जिसमें पेटल नहीं है, या तो एक भी चक्र नहीं है, या सेपेलॉइड चक्र है पेरियंथ का। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और कैटकिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस से रिड्यूस प्रकार का शहतूत जैसा पुष्पक्रम। इसको उन्होंने पहले रख दिया, और रेनेल्स जो बेंथम हुकर ने जिससे डाइकॉट की शुरुआत की थी, उसको उन्होंने बाद में रखा। ये उनका एक ड्रॉबैक है आज के जो टेक्सोनॉमिकल एविडेंसेस हैं उनके आधार पर, क्योंकि आज के जो टेक्सोनॉमिकल एविडेंसेस हैं वो ये प्रूव करते हैं कि रेनेल्स इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक ग्रुप, ख़ास तौर पर डाइकॉट का। बाकी जो ग्रुप्स हैं, सेंटेलियस 25वां, सेंटेलम एल्बम हम जानते हैं, चंदन को कहते हैं। एरिस्टोलॉकियल्स, एरिस्टोलॉकिया, बतख बेल जिसको कहते हैं, बतख जैसा बड़ा फूल होता है उसका, हमारे उदयपुर में भी मिल जाएगा। गार्डन्स में भी एरिस्टोलॉकिया की बेल मिल जाएगी हमें। पॉलीगोनेल्स, पॉलीगोनम हमारे यहाँ पाया जाता है। एंटीगोनॉन हमारे जो कैंपस है उसमें बेल चढ़ी हुई है, बेल लगी हुई है। सेंट्रोस्पर्मी उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। इस सेंट्रोस्पर्मी ऑर्डर को हम जब फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम कीमोटेक्सोनॉमी पढ़ेंगे इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इसमें कौन सी फैमिलीज़ हैं। सेंट्रोस्पर्मेल्स जो ऑर्डर था उसकी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में एंथोसाइनिन की जगह बीटासाइनिन पाया जाता है। इसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन सेंट्रोस्पर्मी में हम जो फैमिलीज़ पढ़ते हैं उसमें एमरेंथेसी, चिनोपोडिएसी वगैरह वगैरह फैमिलीज़ आती हैं। बहुत डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। रेनेल्स ऑर्डर जिसमें हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं, अलग अलग फैमिलीज़ हैं। रेननकुलेसी फैमिली में हर्ब्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जबकि मैग्नोलिएसी फैमिली में ट्रीज़ और श्रब्स डोमिनेट करते हैं। रॉयडेल्स ग्रुप, सेरेसिनियल्स ग्रुप, रोजेल्स ग्रुप को आप जानते हैं, रोज़ा। पेंडेल्स ग्रुप, ये पेंडेनेल्स ग्रुप से अलग है। पेंडेनेल्स ग्रुप जो शुरुआत कर रहा था मोनोकॉट की, और इसमें पेंडेल्स जो है वो पेंडुलस प्रकार के प्लेसेंटेशन के कारण नाम है, जिसमें पेंडुलम की तरह ऊपर से लटका हुआ, छत से लटका हुआ, ओवरी की छत से लटका हुआ ये प्लेसेंटेशन है। फिर जिरेनियस, सेपेंडेल्स, सेपेंडस अरीठा है। सेपेंडेल्स ऑर्डर में एनाकार्डियेसी फैमिली भी आती है जो हमारी आम वाली फैमिली है। मीलियेसी फैमिली भी आती है जो नीम वाली फैमिली है। फिर रेमनेल्स जो बैर वाली फैमिली रेमनेसी आती है, इसमें हमारे जो बैर हैं जो हम खाते हैं वो।
मालवेल्स, हम जानते हैं मालवेसी फैमिली को। पेराइटेल्स, जिसमें ब्रेसिकेसी और कैपेरिडेसी जैसी फैमिलीज आती हैं। बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में रेनेल्स, पेराइटेल्स, इनको शुरुआत में रखा था। ओपुनशेल्स कैक्टेसी वाली फैमिली है, कैक्टस वाली फैमिली, कैक्टेसी जिसको कहते हैं। फिर मिर्टी फ्लोरी और अम्बेली फेरी। अम्बेली फ्लोरी को आप जानते हैं एपियसी फैमिली अब कहा जाता है, जिसमें धनिया, सौंफ, ज़ीरा ये सब आते हैं। कोरिएंड्रम वाली फैमिली। आर्ची क्लेमाइडी के बाद आती है मेटा क्लेमाइडी फैमिली। सिम्पेटली भी इसको कहा था एंगलर प्रेंटल ने। दिस इज इक्विवेलेंट टू बेंथम एंड हुकर्स गेमोपेटली। यूनाइटेड प्रकार के पेटल्स हैं इसमें और ऑर्डर्स की संख्या इसमें 10 है। एरिकेल्स, प्राइमुलेल्स, जिसकी प्राइमुलेसी फैमिली आप पढ़ चुके हैं। प्लम्बेजिनेल्स, प्लम्बेगोजिलानिका, चित्रक को आप जानते होंगे, मेडिसिनल प्लांट है। इबेनेल्स, कॉन्टोटी, ट्यूबी फ्लोरी एक बड़ा ऑर्डर है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है ये। ट्यूब लाइक फ्लावर्स जिन भी फैमिलीज़ में होते हैं वो सारी फैमिलीज़ इसी में आती हैं, चाहे निक्टेजिनेसी देख लो, चाहे बोरेजिनेसी देख लो, चाहे सोलेनेसी देख लो, कन्वॉल्वुलेसी देख लीजिए आप स्क्रोफिलेरियसी, वर्बिनेसी, एकेंथेसी, लेमियसी, ये सब ट्यूबी फ्लोरी ग्रुप में आती हैं। असल में जो एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है उसमें ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत अच्छे बनाए हैं उन्होंने। इसमें बहुत ध्यान रखा है उन्होंने समानता और असमानता का। प्लेंटेजिनेंस, प्लेंटेगो ओवेटा, जो इसबगोल है जो हम लेते हैं कब्ज़ दूर करने के लिए। रूबियल्स, रूबियसी फैमिली हमने पढ़ी थी, जो कदम वाली फैमिली है, जो हेमीलिया वाली फैमिली जिसमें आती है, जिसमें इंटरपीटियोलर और इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। कुकुरबिटेल्स, खीरे वाली फैमिली, कोले वाली फैमिली, लौकी और तुरई वाली फैमिली कुकुरबिटेसी। और कैम्पेन्युलेटी। 51 ऑर्डर्स हैं। अब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। अभी हम डिस्कस करते चले हैं, साथ में फिर से याद कर लेते हैं कि पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी को, यानी ए पेटलस प्रकार की प्लांट्स को एमलगमेशन करके, उनको इकट्ठा करके एक साथ रख देना, इसकी मेरिट है। आप कई बार देखेंगे कि एक प्रकार के क्लासिफिकेशन की जो मेरिट है वो दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन की डीमेरिट हो जाती है, और उस क्लासिफिकेशन की डीमेरिट अगले वाले क्लासिफिकेशन की मेरिट हो जाती है। तो जो बेंथम एंड हुकर की डीमेरिट थी मोनोक्लेमाइडी बनाना, वो इनकी मेरिट में आ गया, वो उनके गुण में आ गया कि उसको मर्ज कर देना और अपने रिलेटिव फैमिलीज़ के पास, पॉलीपेटेलियन फैमिलीज़ के पास ले जाकर रख देना। दूसरी बड़ी मेरिट है कि जिम्नोस्पर्म्स को सेपरेटली रखना। तीसरी देखिए आप, माइक्रोस्पर्मी को बेंथम हुकर ने मोनोकॉट की सीरीज़ में सबसे पहले रखा था। एक सीरीज़ के रूप में थी माइक्रोस्पर्मी वहाँ, यहाँ एक ऑर्डर के रूप में है, और इसकी जो पोजीशन है जो वहाँ सबसे पहली थी वो यहाँ अंतिम है, क्योंकि ऑर्किडेसी को इन्होंने अंतिम रखा है वेल डेवलप्ड फ्लावर्स के हिसाब से। लेकिन उन फ्लावर्स को, उन प्लांट्स को यदि हम स्टडी करेंगे तो हम ये पाएंगे कि उसमें बहुत सारे एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते हैं। तो ऑर्किडेसी आज के टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस से
मोस्ट एडवांस्ड फैमिलीज़ में से है एंजियोस्पर्म्स की, और इसको अंत में रखना उनकी एक ब्यूटी थी उनके क्लासिफिकेशन की। यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस क्लासिफिकेशन को एडॉप्ट करना, अपने हर्बेरियाज़ में इनको यूज़ करना, उसका कारण ये है कि उनका जो डिस्क्रिप्शन है प्लांट्स का वो इतना क्लियर कट है। बाकायदा उन्होंने कीज़ बनाई हैं, उन कीज़ के आधार पर हम जनरा और फैमिलीज़ तक पहुंच सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में। वहाँ आपको स्केच डायग्राम्स मिल जाएंगे जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वही वाला प्लांट है और ये कहाँ प्लेस करें इसको। तो ये उनकी एक ब्यूटी थी। उसके बाद ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्स हैं इनके। जब एनुअल सिस्टम हुआ करता था तो सिलेबस में वेरियस ऑर्डर्स उन्होंने लिखे हुए, मतलब वो किए हुए थे, सिलेबस का पार्ट थे। 5 या 6 ऑर्डर्स हुआ करते थे। रेनेल्स, ट्यूबीफ्लोरेल्स, हेलोबियल्स, जो हेलोबी नाम से है यहाँ पर, फिर एमेंटीफेरी, सेंट्रोस्पर्मेल्स, ये सब ऑर्डर्स हुआ करते थे। तो एंग्लेनियन ऑर्डर्स की इम्पोर्टेंस आज भी बरकरार है क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्स हैं। बहुत मेहनत करके समानता और असमानता के हिसाब से, उनके इवोल्यूशन के हिसाब से बनाए हुए ऑर्डर्स हैं ये। तो ये उनकी क्लासिफिकेशन की कुछ ब्यूटी है। इनिशियली जो फाइलोजेनी के आधार पर एक ट्री बना करके, फाइलोजेनेटिक ट्री बना करके उन्होंने उसको प्लेस करने की कोशिश की है। और ये जो बहुत ही वास्ट स्टडीज़ हैं, इन्होंने बहुत बड़ा एक फाउंडेशन बनाया है फर्दर टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस आज भी बरकरार है, न केवल हिस्टोरिकल बल्कि आज भी उनसे हम लेते हैं फ़ायदा, उनकी नॉलेज से। अब डीमेरिट्स की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का आधार माना प्रिमिटिव और एडवांस्ड फैमिलीज़ का, वो आज के टेक्सोनॉमी के एविडेंसेस के आधार पर फिट नहीं होता है। नेकेड फ्लावर को प्रिमिटिव मानना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को प्रिमिटिव मानना, मोनोकॉट की शुरुआत हेलोबियल्स जैसे बहुत रिड्यूस्ड प्रकार के ऑर्डर्स से करना। अब हम उसको रिड्यूस्ड टर्म बोलेंगे क्योंकि रास हुआ है, रासित हैं वो, ना कि सिंपल। डाइकॉट में एमेंटीफेरिए, वर्टिसिलेटी, पाइप्रेस जैसे ग्रुप्स को पहले मानना, जबकि एविडेंसेस ये शो करते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, डेवलप्ड प्रकार के पेरियन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये प्रिमिटिव हैं। वो कहते थे एनिमोफिली प्रिमिटिव है, जबकि आज के एविडेंसेस कहते हैं एंटोमोफिली प्रिमिटिव है। आज के एविडेंसेस कहते हैं कि इंसेक्ट के इवोल्यूशन के साथ प्लांट्स का एंटोमोफिली का भी इवोल्यूशन हुआ है। उनके जो प्रोबोसिस हैं, उनके जो एंटीनाज हैं जो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, उनके साथ साथ ही फ्लावर के स्ट्रक्चर में भी इवॉल्व हुआ है क्योंकि दोनों का एक दूसरे से एक रिश्ता है, एक सिम्बायोटिक रिश्ता है, एक सहजीवी रिश्ता है। प्लांट्स से इंसेक्ट्स नेक्टर लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शुगर लेते हैं और बदले में वो पॉलिनेट कर देते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स को। आज जो रेनेल्स और एमेंटीफेरी के बीच में एक बड़ी डिबेट है कि रेनेल्स प्रिमिटिव है या एमेंटीफेरी, लेकिन वुड एनाटॉमी जो है, हम इसको डिटेल में वापस एनाटॉमी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी में भी पढ़ेंगे। वुड एनाटॉमी ये प्रूव करती है कि रेनेल्स इज़ प्रिमिटिव। रेनेल्स ऑर्डर में 10 जनरा ऐसे हैं
which are vessel-less. They do not have vessels in their xylem. Their xylem is made up of only tracheids, यानी होमोजाइलस प्रकार की वुड है। और वो जो ट्रैकीड्स हैं उनकी थिकनिंग भी स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग है, यानी जिम्नोस्पर्म्स से भी पुरानी। जिम्नोस्पर्म्स में तो बॉर्डर्ड पिट्स वाली थिकनिंग होती है, टेरिडोफाइट्स के लेवल की वुड है इनकी, इतनी प्रिमिटिव प्रकार की वुड है। तो हम कैसे मान लें कि ये एडवांस्ड है? हम तो इसको प्रिमिटिव ही मानेंगे। टेक्सोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है। दरअसल एंगलर और पेंटल ने अपना क्लासिफिकेशन, अपना जो क्लासिफिकेशन नहीं, जो ओरिजिन माना एंजियोस्पर्म्स का, वो जिम्नोस्पर्म्स में माना। बेनिटा इटालियन कुछ एंसेस्टर्स माने उन्होंने, जिनसे सेपरेटली मोनोकॉट और डाइकॉट्स ओरिजिनेट हुए। लेकिन यहाँ तो इनकी जो वुड है वो जिम्नोस्पर्म्स से भी पुरानी प्रकार की वुड है। जबकि एमेंटीफेरी को यदि देखा जाए तो उसमें छोटी लंबाई वाले वेसल्स हैं जो कि एडवांस प्रकार के माने जाते हैं, जिनकी लंबाई कम है, ऊपर एक दूसरे के फिट हुए हुए हैं, बड़े डायमीटर के हैं, चौड़े हैं, क्रॉस सेक्शन में राउंड शेप्ड हैं। एंगुलर को हम प्रिमिटिव मानते हैं और राउंड शेप्ड को हम एडवांस्ड मानते हैं। ट्रांसवर्स एंड वॉल्स हैं और सॉलिटरी पोर्स हैं। छलनी की तरह छोटे छोटे पोर नहीं हैं, एक बड़ा पोर है। ये सारे वुड कैरेक्टर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि एमेंटीफेरी इज़ एन एडवांस्ड टाइप ऑफ ग्रुप, मतलब उसकी जो वुड है वो बहुत एडवांस्ड प्रकार की है। और भी कई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके वुड के जो एडवांस होने बताते हैं। फिर एमेंटीफेरी में सिनकार्पस प्रकार की ओवरी पाई जाती है जो कि कोहेजन का रिजल्ट है। इसलिए आज के टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के आधार पर ये कमियां हैं। उन्होंने सिंपल को प्रिमिटिव माना, आज हम उसको रिड्यूस्ड प्रकार कहते हैं, जो वेल डेवलप्ड से एक डायरेक्शन बनी जिसमें रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन का रिज़ल्ट है कि वो बहुत छोटे कैटकिन टाइप के यूनिसेक्सुअल प्रकार के फ्लावर्स, एपेटलस फ्लावर्स या सेपेटोलॉइड फ्लावर्स, ये उसके कारण से है। इसको हम प्रिमिटिवनेस नहीं माने। लेकिन जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, एंग्लेरियन क्लासिफिकेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है और वो बनी रहेगी। आज बस इतना ही। थैंक्स।